हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के काव्य पोर्शन को लेके। तो देखिए, पहली चीज़ है यहाँ जो मैं लेके आई हूँ वो है आपका शॉर्ट, यानी कविताओं को लेके जो एक शॉर्ट नोट मैंने आप सभी को दिया था, ये वही है। ठीक है, अगर इसके अलावा आप लोगों को कविताओं की व्याख्या दोबारा चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कविताओं की व्याख्या भी एक बार समझा दी जाए परीक्षा से पहले। तो फिलहाल हम शॉर्ट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक कविताओं की अगर मैं बात करूँ तो इतनी सारी कविताएं इसमें दी गई है, 40 से ऊपर समथिंग कविताएं हैं। तो 40 प्लस कविताओं का आपको व्याख्या तो पूछेंगे नहीं कि व्याख्या बताइए, तो इसे पूछा क्या जा सकता है। इसमें आपको संक्षिप्त रूप में चीज़ें जो है पूछी जा सकती है कविताओं पर आधारित। तो यहाँ जो सबसे पहली कविता आ जाती है, देखिए ये आधुनिक काल की जो कविताएं हैं ये वो है। तो सबसे पहले जो कविता है वो है साकेत। तो साकेत का नवम सर्ग आपको पढ़ना है, जिसके अगर लेखक की बात करें, कवि की बात करें तो वो है मैथिली शरण गुप्त। प्रकाशन वर्ष है इसका 1931 ईस्वी। ये अपने यूजीसी के नेट के सिलेबस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहानी है, क्या है, तो सबसे पहली चीज़ ये क्या है, इसका प्रकार क्या है। तो ये एक महाकाव्य है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं, तो इसमें कुल 12 सर्ग है। और जैसे कि ये साकेत वाला है तो ये इसका नवम सर्ग हो जाता है। ठीक है, इस पर मैथिली शरण गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ है। इसमें क्या बताया गया है, तो साकेत नवम सर्ग के अंतर्गत हमें उर्मिला के विरह का वर्णन जो है देखने को मिलता है। देखिए, रामायण सभी ने देखी है, रामायण का सभी को पता है। इसमें क्या है, आपको राम का चरित्र, सीता का चरित्र और लक्ष्मण का चरित्र तो देखने को हर जगह मिल जाता है। अलग अलग कवियों द्वारा, अलग अलग रचयिताओं द्वारा जो रचनाएं की गई है उसमें मिलता है। लेकिन जो उर्मिला है, तो उर्मिला का जो त्याग है वो कवि ने इसमें वर्णित किया है कि जहाँ उर्मिला के जैसे पात्र का त्याग अन्य रचयिताओं ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, वहीं पे कवि के द्वारा इनका त्याग बताया गया है कि अगर लक्ष्मण ने त्याग किया है, इन्होंने भी तो क्या है, वो अवस्था जिसमें इनका विवाह कुछ ही टाइम हुआ था और ये 14 वर्ष तक रही थी पति के वियोग में, इनको भी तो पति का वियोग सहना पड़ा, 14 वर्ष तक रही थी। तो ये सभी चीज़ों का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, मुख्य विषय क्या है वो हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो है कामायनी। ये भी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया गया है। कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य है। इसमें कुल सर्ग कितने हैं, 15 सर्ग है। लेकिन आपको सारे सर्ग नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल आशा, श्रद्धा और लज्जा, ये 3 सर्ग ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसकी रचना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में। ठीक है, और ये प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है। इसका प्रथम सर्ग कौन सा है, अब हमने बात की कि इसमें 15 सर्ग है, तो प्रथम सर्ग इसका चिंता है और अंतिम सर्ग जो है आनंद है। कोई भी चीज़ क्या है, चिंता से शुरू हुई और किस पे जाके ख़त्म हुई, आनंद पे जाके ख़त्म हुई। अधिकतर प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये किस दर्शन पर आधारित है, तो ये प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। इसके अलावा इसमें आपको अरविंद और गांधी दर्शन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कामायनी का अर्थ क्या है, काम गोत्रजा, कि काम के गोत्र में जन्म लेने वाली। कामायनी में श्रद्धा और मनु को चित्रित किया गया है, तो ये कहानी के माध्यम से जो है दिखाया गया है। तो इसमें हमें श्रद्धा और मनु का जो जीवन चरित्र है वो देखने को मिलता है। और काम की पुत्री होने के कारण ही श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है, कामायनी है। इसमें कौन कौन से रस हैं, तो शांत, श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग हुआ है। और कामायनी के लिए भी इनको प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। इसमें कुछ चीज़ें आती है कि प्रतीक के रूप में यूज़ हुआ है, तो प्रश्न इस पे भी पूछ लिया जाता है। तो मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, और कामायनी के सर्ग इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि कामायनी के सर्ग जो है अधिकतर आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनके सर्गों का क्रम पूछ लेते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद,
दर्शन, रहस्य और आनंद। ये कुल 15 सर्ग है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर जो आपको पढ़ना है वो है राम की शक्ति पूजा। ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत है, जिसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1936 में, और ये अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा था। बाकी अगर आपको इनके प्रश्नोत्तरी चाहिए तो प्रश्नोत्तरी पे भी हम चर्चा करेंगे, और हम सबके पास जो है नेट के क्वेश्चन पेपर रहते हैं, तो आपके पास नेट के क्वेश्चन पेपर होंगे जहाँ से आप इन टॉपिक्स जो आपके नेट के सिलेबस में दिया गया है उन टॉपिक्स पे आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक प्रश्न आते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे आते हैं। तो आप उन प्रश्नों को कर लीजिए, मैं भी करवाऊंगी परीक्षा से पहले आप सभी की प्रश्नोत्तरी। बाकी जो आपकी अपनी तैयारी है, स्वयं की तैयारी सबसे बेस्ट होती है, तो उसके लिए आप नेट के प्रश्न पत्र देख सकते हैं जहाँ भी ये टॉपिक दिए गए हैं। 312 पंक्तियों की लंबी कविता है, जिसे निराला के स्वचरित्र छंद शक्ति पूजा में उन्होंने लिखा है। ये किस पर आधारित है? तो बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव जो इसमें देखने को मिलता है। इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। यह एक कथात्मक कविता है, इसलिए संश्लिष्ट होने पर भी सरल प्रतीत होती है, क्योंकि कथात्मक टाइप की जब भी चीज़ें रहती है तो पढ़ने में सुनने में वो आसान लगती है। अगर मुश्किल शब्द भी है, इसकी शब्द रचना मुश्किल भी लगती है तो आपको आसान लगेगी। राम एक इसमें साधारण मानव के रूप में दिखाया है, जो थकता भी है, टूटता भी है, और मन में जिसके जय पराजय का द्वंद्व भी चलता है। तो राम रावण का युद्ध होता है, कभी रावण बलशाली हो जाता है, तो ये सब चीज़ें देख के जो है राम साधारण मानव के रूप में प्रतीत हुए हैं, वो उनको देख के टूटते भी हैं कि युद्ध कैसे जीता जाए। तो इस तरह की परिस्थितियाँ जो है इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है जागो फिर एक बार भाग 2। भाग 1 भी है, भाग 2 भी है, तो यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट डिटेल में बता दिया कि भाग 2 आपको पढ़ना है। निराला कृत है, यह उनके काव्य संग्रह परिमल में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। और इस कविता में कवि ने पराधीनता से निराश हुए भारतीय जनता को उनके गौरवमयी अतीत की याद दिलाकर उनको जगाने का आह्वान किया है। ये किस प्रकार जो हमारे अतीत में जो जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया हुआ है। तो भारतीय जनता को निराला जी के द्वारा जगाने का प्रयास इसमें किया गया है, ओजपूर्ण भाषा शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है भारती जय विजय करे, ये भी किसकी है? निराला कृत है। ये उनकी काव्य संग्रह गीतिका में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। इस कविता में भारत माता की वंदना की गई है और भारत माता की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार उनके हाथ हैं, किस प्रकार वो शस्त्रों से सुशोभित है, हिमालय है, उनके चरणों को सागर धोता है। तो इन चीज़ों का जो है उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है वरदे वीणा वादिनी वरदे। अब वीणा वादिनी से आपको पता चलेगा किसके बारे में है? सरस्वती माता के बारे में। वीणा किसने धारण की है? सरस्वती माता ने। ये किसकी पंक्तियाँ है? निराला जी की। उनके काव्य संग्रह गीतिका में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। सरस्वती माता की वंदना की गई है, प्रार्थना गीत है। नेक्स्ट जो है वो है प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि, रश्मि क्या होती है? किरण। तो पहली किरण। कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। प्रकाशन वर्ष इसका 1919 ईस्वी है। ये उनके काव्य संग्रह वीणा में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। इसमें सुबह की प्रथम रश्मि यानी पहली किरण के साथ प्रकृति में जो बदलाव आता है कि जब भी पहली किरण आती है तो क्या क्या प्रकृति में बदलाव होता है। जैसे ही सुबह होती है लोग अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, लोग नींद से जाग जाते हैं, पशु पंछी लोग सभी अपने अपने कार्य में किस प्रकार से लग जाते हैं, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो जब अंधेरा होता है तो सब कुछ कैसे शांत रहता है, तो सब कुछ शून्य अवस्था में होता है, परंतु जैसे ही प्रथम रश्मि आती है, उजाला होता है, रोशनी आती है, सब में एक नई चेतना का संचार हो जाता है।
और इसमें कवि ने जिज्ञासु बनकर चिड़िया से प्रश्न किया है और उसी का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट जो कविता है वो है नौका विहार, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ये उनके काव्य संग्रह गुंजन में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। नौका विहार कविता की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत अपने मित्र कुंवर सुरेश सिंह के राजमहल में लंबे समय तक रहे थे। 1931 में वे काला कांकर यानी जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के राजमहल में आ गए थे। यहाँ से उन्होंने 1938 में रूपाब नाम की प्रगतिशील पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। और ये जो उनके मित्र थे, इनके साथ उन्होंने चांदनी रात में गंगा के किनारे बसे इस राजमहल की चर्चा नौका विहार कविता में जो है इन्होंने की है कि किस प्रकार से नौका विहार जब उन्होंने चांदनी रात में की तो वह दृश्य कितना मनोरम था, इसका जिक्र इसमें उन्होंने किया है। तो रात्रि के समय नौका विहार का दृश्य जो है कितना मनोहारी होता है, इसका वर्णन है। चांदनी रात में गंगा नदी में किए गए नौका विहार का चित्रण है। तो अपने अनुभवों का इसमें वर्णन किया गया है। नाव की गति को देखकर कवि के मन में जीवन के निरंतर प्रवाह और उसकी शाश्वतता के विचार आते हैं। शैली की बात करें तो ये छायावादी शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट जो कविता है वो है संध्या कविता। संध्या यानी क्या होता है? शाम। तो शाम है, ये उनके काव्य संग्रह ग्राम्य में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। तो इसमें संध्या यानी शाम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें उन्होंने संध्या को एक नारी के रूप में, तो नारी की जिस प्रकार सुंदरता होती है उसी प्रकार से संध्या की सुंदरता को उसके समान बताया गया है, उसके समान चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है एक तारा। इसके भी रचयिता है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। ये उनके काव्य संग्रह गुंजन में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। तो देखिए इसमें भी एक तारा, तारा कब निकलता है? शाम के समय। तो इसमें भी उन्होंने संध्या का ही वर्णन किया है, शाम के समय का वर्णन किया है कि शाम के समय कैसे एक तारा जो है उनको आकाश में दिखाई पड़ रहा है। और इसमें उन्होंने एक तारा को विवेकी योगी पुरुष के समान बताया है। निरंतर साधना में लीन रहने वाले साधक के रूप में उन्होंने उस तारे को जिक्र किया है। नेक्स्ट जो कविता है वो है भारत माता, जिसके रचयिता हैं कवि पंत जी। ये उनके काव्य संग्रह ग्राम्य में संकलित है। इस कविता में भारत माता की दुर्दशा का चित्रण किया है। और ये कविता जो है भारत माता ग्रामवासिनी, ये आपको मैला आंचल में भी जो डॉक्टर प्रशांत है उसके द्वारा ये कविता पढ़ी जाती है, जिस पर आधारित एक आपका प्रश्न भी मैला आंचल से पूछा गया था। तो ये वही कविता है। तो इसमें भारत माता की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ भारत माता के प्राकृतिक वातावरण का भी वर्णन किया गया है। भारत गाँव का देश है और इसलिए भारत माता को क्या कहा गया है? भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया है। भारत माता ग्रामवासिनी। देश में व्याप्त गरीबी, निराशा, हताशा का इसमें चित्रण किया गया है। अंग्रेजी व्यवस्था के समय देश में क्या स्थिति थी, कैसी परिस्थितियों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा था, इन सभी का इसमें चित्रण किया गया है। राष्ट्र प्रेम से प्रेरित ये कविता है। नेक्स्ट जो हमारी कविता है वो है द्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र। ठीक है, जिसके रचयिता हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। ये उनके काव्य संग्रह युगांत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अब यहाँ पे क्या है? द्रुत झरो, झड़ने की बात करें जगत के जीर्ण पत्र। तो ये जो जीर्ण पत्र है इससे क्या आशय है? तो जीर्ण का आशय होता है पुरानी सड़ी गली मान्यताओं और अंधविश्वास से। ठीक है, पुरानी मान्यताएं जो होती है वह नए युग के लिए क्या होती है? अनुपयोगी हो चुकी है, उनको त्यागना श्रेष्ठकर है। तो यहाँ पे कवि का आशय यही है कि जो पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो बेकार है, हर चीज़ नहीं कही गई है, जो बेकार है उनको त्याग दिया जाए और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपना लिया जाए। तो कवि का आशय कि निष्प्राण पुरातन युग चला जाए और आशा से भरा नवयुग आ जाए। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो।
नेक्स्ट में मैं और ज़्यादा कविताएं ले लूँगी। तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।